सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो आपके कक्षा 10 के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, किन्हीं एग्ज़ाम स्कूलों के अंदर ये विज्ञान विषय का पेपर हो चुका है। तो जिनका पेपर हो चुका है वो अपने आंसर मिला सकते हैं, और जिनका पेपर अभी होने वाला है वो आप इस पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ अनुक्रमांक आपको अनुक्रमांक डालना है, नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सन 2025 विज्ञान विषय का ये पेपर है कक्षा 10 का। यहाँ पर लिखा हुआ है संकेतांक BAP। पूर्णांक आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 70 नंबर का आपका पेपर है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर कुछ आपका निर्देश दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है। निर्देश पे नंबर 1 है कि इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड दे रखे हैं, खंड ए और खंड व। खंड ए और खंड व में आपको खंड ए के अंदर आपको देखने के मिलेंगे 3 उपभाग, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुविकल्प प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 20 बहुविकल्प प्रश्न आपको करने हैं OMR शीट के अंदर। OMR शीट भरने के लिए आपको काले और नीले वॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। और गोला आपने एक बार जो काला कर दिया है उसको आपको ना तो काटना है और ना ही इरेजर से इरेज करना है और ना ही किसी प्रकार का वाइटनर लगाना है। उसके बाद आपको ये रखा है कि खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका क्या है, 1 नंबर का है। उसके बाद आपको मिलेगा खंड व। खंड व के अंदर आपको मिलेंगे वर्णात्मक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको उसके नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे नीचे आगे क्वेश्चन दे रखा है इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्न क्या है आपके अनिवार्य हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्री बोर्ड में आपका जो एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, उसमें जो विज्ञान विषय का पेपर है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ में क्वेश्चन नंबर 1 आया आपका, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वो दर्पण आपका कौन सा हो सकता है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या अवतल। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है या तो समतल दर्पण होगा वो, या फिर होगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। 5 बराबर भागों में काटना है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम बोलते हैं समांतर क्रम को, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R और R डैश का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकाल कर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोध R। प्रतिरोध कितना है, R प्रतिरोध के तार के किसी तार के हमने क्या करे 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया। तो यहाँ लिख लेंगे माना ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। माना प्रत्येक तार के टुकड़े की जो लंबाई होगी, टुकड़े का प्रतिरोध वो कितना होगा, उसे हमने मान लिया कि R1 है, या R1 बराबर हमने मान लिया। प्रतिरोध कितना पहले R, उसके हमने 5 बराबर भाग किए हैं, तो प्रत्येक जो भाग होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R/5 होगा। यानी कि R1, R2 और R3 R5 5 भाग किए हैं, तो R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू भी यही होगी, R3 भी ये होगा, इन्हें सारी की जो वैल्यू है वो R/5 होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है फिर हमें इनको जोड़ना है पार्श्व क्रम में। जैसे ही हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे समांतर या पार्श्व लिख सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में
जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमने दे रखा है आर डैश कि आर डैश है, तो यहाँ आर डैश लिख लेंगे। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे बटे वाला फॉर्मूला, तो आर डैश बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। इन सब की जो वैल्यू है वो हमने आर माननी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/R डैश बराबर 1/ इन सब के स्थान पर R1, R1 और R1 ही लगा देंगे। तो सब जगह हमने R1 R1 लगा देंगे। अब इन सब का ले लेंगे एलसीएम। जैसे हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर आपका कितना आ जाएगा, ये इन सब का लेसा आ जाएगा आपका R1, तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल हो जाएगा आपका 5, 5/R1। यहाँ लिखा हुआ है आर डैश। अब हम इसे पलटें तो ये भी संख्या पलट जाएगी, तो आर डैश का मान हो जाएगा आपका R1/5 और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है R/5, तो यहाँ पर हम R/5 लगा देंगे, R/5 और बटे में R, तो ये हो जाएगा आपका R बटे में है 5, R/5 गुणा 5 बन जाएगा और इधर लिखा हुआ है R डैश, तो R डैश बराबर R/5 गुणा 5 25। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है R/R डैश। तो R/R डैश का जब मान निकाल लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर ले आएंगे बटे में, तो हो जाएगा आपका R डैश बटे R बराबर हो जाएगा 1/25। इसे पलट देंगे तो R ऊपर पहुँच जाएगा, R डैश आ जाएगा आपका नीचे, तो हो जाएगा आपका 25 ओम। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 25 ओम का कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। इसमें हमें शक्ति का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तार का जो बल्ब है इस बल्ब का हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो अनुपात दे रखा है ये हो जाएगा आपका V1, इसे हम V1 मान लेंगे। V1 बराबर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट। ये जो वाट वाला मान है इसे हम P1 से लिख देंगे, ये आपकी क्या है शक्ति है। पहले हम इतने को सोल्व करके यहाँ से बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर VI या V गुणा I लिख लेंगे। यहाँ V1 कर देंगे, यहाँ P1 कर देंगे। अब चूंकि हमारे पास I का मान नहीं है तो I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पर हम कर देंगे V1, तो P1 बराबर V1 गुणा I1 का मान कितना आएगा आपका V1 और V1/R। अब V1 का मान हमारे पास कितना है 220, तो यहाँ लिख लेंगे 220 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 220 बटे में R की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको ऐसे लिख लेंगे। P की वैल्यू हमें दे रखी है 100, तो यहाँ पर हम 100 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 100, 1 2, ये 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, इस R की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R का मान कितना आएगा आपका 22 गुणा 22, यानी कि इसको ऐसे रहने देंगे। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। अब हमें शक्ति निकालनी है, तो इसे मान लेंगे हम V2 का मान दे रखा है हमारे पास 110 वोल्ट और हमें निकालनी शक्ति, इसे मान लेंगे P2 का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आपका जैसे ये वाला है वैसे ही लगेगा, वह जहाँ आपका V1 है वह हम क्या कर देंगे V2 कर देंगे, P1 की जगह P2 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका P2 बराबर V2 गुणा V2 और बटे में आ जाएगा आपका R, क्योंकि R का मान है हमारे पास। V2 का मान कितना आपका 110 गुणा 110 बटे R की वैल्यू कितनी है आपकी, R की वैल्यू है 22 गुणा 22, तो यहाँ लिख लेंगे 22 गुणा 22। 11 से काट देंगे 10 बार, 11 से काटा 2, 11 से काटा 10, 11 से काटा आपका 2, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10 गुणा 10 यानी कि 100, नीचे आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा 25 बार।
तो 25 ओम का 25 वाट की क्या होगी, शक्ति उपभोक्त होगी। तो 25 वाट आपका कौन से ऑप्शन में है, तो 25 वाट जो आपका दे रखा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा को मापने वाली जो युक्ति होती है वो होती है आपकी एमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो वो आपका करता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है आपका 7। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है BaCl2 जलीय, यहाँ भी जलीय लिखा हुआ है। दोनों जलीय पदार्थों को मिलाने पर ठोस और जलीय पदार्थ बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ यौगिक का निर्माण हुआ था। वो तो हुआ था आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। CnH2n होता है आपका एल्कीन का, ये एल्कीन का सूत्र है। और CnH2n-2 होता है आपका एल्काइन का सूत्र। तो ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन का है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आपके हैं ये बोर्ड आपके जो मेन बोर्ड होने वाले हैं 18 फरवरी से, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रखा कि सिनावार का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिनावार का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका HgS। अगला क्वेश्चन ये रखा है क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 4। और ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम में आने के लिए, मेन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या रखा है। इसमें कहा गया है कि सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत। अब ये जो आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है उपभाग नंबर 3। अब ये जो आपके विकल्प देखने के मिलेंगे वो आएंगे आपके बायोलॉजी में से। तो सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं आपके जंतुओं के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। जो क्वेश्चन आपको ऊपर हिंदी में दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा कि पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी पुंकेसर में। पुंकेसर जो होता है वो आपका पुष्प का मेल पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो वो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो H के समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में, टेस्टिस बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो महिलाएं जो एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं वो एक तो मतलब महिला का मतलब क्या है जो फीमेल जो मादा पैदा होने जो बच्चा फीमेल है और वो पैदा होने वाला है तो उसके लिए एक गुणसूत्र तो मिलता है उसके पिता से और एक मिलता है उसकी माता से। तो महिला यानी मादा जो पैदा होने वाली है उसके लिए पिता से एक गुणसूत्र मिलता है और एक मिलता है माता से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर है 19। निम्न में से कौन सा एक उत्पादक है? उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, वृद्धि संबंधन कार्य करने वाला पादप हार्मोन्स क्या है? देखो, वृद्धि संबंधन का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें बोलते हैं वृद्धि रोधक या वृद्धि संबंधन हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एबिसिसिक अम्ल, तो एबिसिसिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो होता है वो वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी पादप की वृद्धि के लिए सहायता करते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो आपका वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका इस प्रकार से बन सकता है कि पतझड़ से कौन सा हार्मोन संबंधित है या कौन सा पादप हार्मोन संबंधित है? तो पतझड़ से भी आपका यही हार्मोन्स क्या होता है, संबंधित होता है। किससे? पतझड़ से। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 20 विकल्प थे जो मैंने आपको बताया कि 20 विकल्प आपके कौन कौन से थे और किस विकल्प में आपका क्या आंसर था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न है उपभाग नंबर 1। ये आपको जो पहला जो पोर्शन देखने की मिलता है पेपर के अंदर वो मिलता है आपका फिजिक्स में से। ये फिजिक्स में से आपको दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। जो हेडलाइट होती है कार की उसमें क्या है, अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, वो 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब जो है 40 सेमी बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक हमें लगाना होगा? तो इसमें हमें क्या निकालनी है, दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले क्या रखा है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा हुआ है, यानी कि अवतल दर्पण की बात हुई है। दीप्त तंतु की जो लंबाई है वो कितनी आपकी 4 मिलीमीटर है। तो जो तंतु की लंबाई है वो करेगी आपकी वस्तु का काम, यानी कि वस्तु की लंबाई का काम करेगी। तो O बराबर हो जाएगा आपका 4 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 4 बटे हो जाएगा आपका 10, तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। आगे क्या रखा है, तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है यहाँ लिख लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, इसको लिखते हैं आई से। आई बराबर 40 सेमी। आगे क्या रखा है, बड़ा बनता है तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनता है। तो ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं ओ आई से, वी से। प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं वी से, और वी का मान आपको दे रखा है 5 मीटर। इस मीटर को भी सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ का मान हमें निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने से पहले हमें याद करना पड़ेगा इसकी वस्तु की दूरी का मान। तो वस्तु की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे रेखीय आवर्धन का। आई बटे ओ बराबर होता है माइनस के वी बटे यू। यहाँ से हमें यू का मान निकालना है। तो यू को इधर ले जाते हैं और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका यू बराबर माइनस के वी गुणा ओ बटे में आ जाएगा आपका आई। अब हम इसे वैल्यू लगा देंगे। तो वी का मान कितना दे रखा है आपको, वी का मान है माइनस के 500, तो यह आ जाएगा आपका प्लस ओ का मान कितना आपका, ओ का मान है 4/10, तो यहाँ लिख लेंगे 4/10 और बटे में लिख लेंगे आई का मान। आई का मान कितना आपका माइनस के 40, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, तो 500/10 गुणा 10, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो यहाँ पर आपका जो यू का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 5 सेंटीमीटर।
अब हम क्या करेंगे, u का मान हमने निकाल दिया, v का मान हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब v का मान हमें दे रखा है कितना है, v का मान है 500। v का मान कितना है आपका 500, तो यहाँ पर हम 500 लगा देंगे, वही माइनस का है तो माइनस के 500 और u का मान कितना आपका 5। दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 500 आएगा, यहाँ आएगा -1 प्लस 500 से अगर हम 5 से भाग करते हैं 500 को तो ये आएगा आपका 100। अब इसे घटा देंगे तो घटा के बचेगा 99/500। इधर लिखा हुआ है 1/f। अब हम इसको पलटेंगे तो ये भी संख्या पलट जाएगी, तो f का मान आएगा आपका 500/99। अगर हम इसे भाग करते तो लगभग आपका ये 5.05 सेंटीमीटर के लगभग आपका मिल जाएगा। तो फोकस दूरी आपकी ये निकल कर आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी हो जाएगी इसकी आपकी 5.05 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में क्या रखा कि तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसी क्वेश्चन की हेल्प से हमें इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो आवर्धन हम कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर, ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का, आवर्धन यानी कि m, सूत्र है इसका m बराबर I/O भी लगा सकते हैं और V/U भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये होता है। अब अगर हमें जरूरत पड़ती है इन दोनों की तो हम इन दोनों को लगा लेते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों की तो हम इन दोनों से भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और अभी हमने जो ऊपर सोल्व किया है ये वाला फॉर्मूला जो लगाया है वो हमने केवल ये वाला लगाया है, केवल इतना। तो हमें निकालना है m का मान, तो हम m का मान क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास i का मान भी है और o का मान भी है। तो m बराबर I/O यहाँ पर लगा लेंगे। तो i का मान हमारे पास कितना है, i का मान है -40 और o का मान है 4/10। तो i का मान है आपका -40 और o का मान है 4/10। तो -40, ये 10 पहुँच जाएगा पलट के ऊपर और 4 आ जाएगा आपका नीचे, 4 से कट जाएगा आपका 10 बार, 10 की 10 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 100। तो जो रेखीय आवर्धन है वो कितना आपका 100, और रेखीय आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का पहला, प्रकाश के प्रकिरणन के 2 उदाहरण बताने हैं। तो प्रकाश के प्रकिरणन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो प्रकाश के प्रकिरण के उदाहरण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला उदाहरण होता है आपका सूर्य उगने, और जब सूरज उगता है और छिपता है तो वो लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज लाल दिखाई देता है उसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा उदाहरण हो जाएगा इसका, आकाश का नीला दिखाई देना, वो क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, खतरे के सिग्नलों का लाल होना, ये भी क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, दूसरे का दूसरा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो अगर श्वेत प्रकाश को, मैं आपका डायग्राम बना दिखा देता हूँ इसका, ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म हो जाएगा। अगर हम इस प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश, तो जब यहाँ लिख लेंगे श्वेत प्रकाश, जब यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरेगा और इसके सामने अगर हम कोई पर्दा रख देते हैं तो इस पर्दे पर हमें क्या रख देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। ये 7 रंग हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इन 7 रंगों में सबसे नीचे होता है आपका बैंगनी, फिर होता है आपका आसमानी, एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 VIB, VIB आएगा यहाँ, VIB GYOR, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, VIB GYOR, विब्योर नाम से हम इसको याद कर सकते हैं।
इसका नाम होता है BIBGYOR। वी से होता है आपका ये बैंगनी रंग होता है। आई से होता है आपका आसमानी यानी कि इंडिगो, इसको हम इंडिगो बोलते हैं, आसमानी। और ये आप जानते हैं ये हो जाएगा नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो क्वेश्चन हमसे यह कहा गया है कि अगर हम श्वेत प्रकाश को कृषि प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। तो वो होता है आपका बैंगनी रंग। बैंगनी रंग जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, विचलित होता है। सबसे अधिक आपका ये विचलित होगा और सबसे जो कम होगा वो होगा आपका लाल रंग। लाल रंग सबसे कम होता है और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है आपकी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम। ये लाल रंग की होती है और ये बैंगनी रंग की होती है। इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। इसका विचलन क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ से आपके मेन बोर्ड में विकल्प बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि समान लंबाई के, क्वेश्चन नंबर 3 है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2 और 3। पहले तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है 4.5 ओम और क्या रखा है कि दूसरे तार का प्रतिरोध हमें निकाल कर दिखाना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, दोनों की तार की लंबाई क्या आपकी समान है। तो यहाँ लिख लेंगे माना दोनों तारों की लंबाई हमने मान ली कि L है, ठीक। तथा प्रतिरोध हम मान लेंगे R है। प्रतिरोध R है, प्रतिरोध हमने R मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तार के लिए यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो त्रिज्याओं के अनुपात को लिख लेंगे R1 R2। R1 R2 का मान हमें दे रखा है 2:3। तो पहला हो जाएगा आपका R1 का मान, दूसरा हो जाएगा आपका R2 का मान। पहले तार का प्रतिरोध तो हमें दे रखा है पहले से ही, तो प्रतिरोध मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तार का प्रतिरोध हमें दे रखा है 4.5 ओम। दूसरे तार का प्रतिरोध हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तार के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तार के लिए तो पहले तार का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे आपका R1 बराबर रो इंटू L बटे A1 मान लेंगे। A1 क्या आपका पहले तार का क्षेत्रफल, A1 का मतलब है क्षेत्रफल। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए यहाँ लिख लेंगे R2 बराबर रो इंटू L बटे A2। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को भाग कर देंगे समीकरण 2 से। तो R1 के बटे में R2 लिख देंगे बराबर, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख देंगे बटे में। तो रो इंटू L बटे A1। जैसे हम इसके बटे में ये लिखेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर पहुँच जाएगी, तो A2 ऊपर पहुँच जाएगा और रो L आ जाएगा आपका नीचे की तरफ। अब ये आपका L से L कट जाएगा, रो से रो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा आपका A2 और यहाँ बचेगा आपका A1। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है दूसरे तार का प्रतिरोध और हमें निकालना है यहाँ से R2 का मान। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो R1 गुणा A1 बटे में आ जाएगा आपका A2। ये बन जाएगा आपका R2 के लिए फॉर्मूला। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या करा, इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो R2 इधर पहुँच जाएगा, A2 इधर बटे में आ जाएगा और R1 की गुणा हो जाएगी A1 से। अब R1 की वैल्यू हम लगा देंगे, R1 की वैल्यू है 4.5। A1 का मान, अब जो तार होता है वो क्या होता है आपका, तार के जो सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पाई R1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है। नीचे लगा देंगे R2 का स्क्वायर, ये पाई से पाई हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4.5 गुणा R1। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू आपकी 3। तो यहाँ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर बटे R2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 का स्क्वायर।
पॉइंट हटाएंगे नीचे यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 45 गुणा 2 का स्क्वायर 4, नीचे आएगा आपका 3 का वर्ग 9, गुणा में आएगा आपका 10। 9 से काट देंगे 9 पंजे 45, 5 से काट देंगे आपका 2 बार और 2 से कट जाएगा आपका 2 बार। तो दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा तार जो है उसका प्रतिरोध कितना आपका 2 ओम। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या रखा है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है चौथे का पहला। क्वेश्चन में क्या रखा है, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग हमें लिखने हैं। जो भूसंपर्क तार होता है अर्थ वाला, उसका रंग कैसा होता है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो ये आपको इसमें क्वेश्चन में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का है। आगे क्या रखा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 2 बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये होती है कि उस तार की लंबाई कितनी है, यानी कि तार की लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बनती है समीकरण नंबर 1। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है उस तार की लंबाई कितनी है, यानी कि R अनुक्रमानुपाती L। दूसरा, उस तार का जो क्षेत्रफल है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि समीकरण नंबर 2। अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है तो अनुक्रमानुपाती, बटे में है तो लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों को मिला के लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से मिला के लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका R अनुक्रमानुपाती L बटे A बन जाएगा। और यहाँ लिख लेते हैं R बराबर रो L बटे A। और रो किसको क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं चालक की प्रतिरोधकता। जिस फॉर्मूले से हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया है सेम वही फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपसे वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसी के अथवा आपको दे रखा है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का हमें चित्र बनाना है। इसके नीचे क्या रखा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी लिखना है। ये किन भौतिक राशियों की दशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन पोर्शन थे आपका फिजिक्स का। अब हम देखते हैं आपका जो अगला पोर्शन आता है वो है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, उसमें दे रखे हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम आपको कौन कौन से दे रखे थे और इनका क्या क्या आंसर हो सकता है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका CH3। पहला है आपका CH3 C3H7 CHO ये दे रखा है। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO लिख सकते हैं इस तरह से। देखो यहाँ 3 C हैं तो 1 2 3, 7 H हैं तो 3 2 5 और 2 7, और जो CHO है वो क्या है आपका क्रियात्मक समूह है, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें हम नंबर डालेंगे तो CHO जो है वो क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह की तरफ से क्या करेंगे, हम नंबर डाल लेंगे। तो 1 2 3 और 4। अब 4 नंबर पे आपका क्या आता है, 4 नंबर में आपका आता है ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूट। और 1 नंबर आपका क्या है, CHO जुड़ा हुआ है तो ब्यूट 1 CHO से हम जोड़ते हैं अल, तो बन जाएगा ब्यूट 1 अल। या इसको हम अगर एक जगह मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा आपका ब्यूटेनल, ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था CH3, इधर रखा है CH3CO CH3
CO और CH3। तो इसका आपका जो नाम बन जाएगा, देखो CO है, CO आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो जब CO क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह के लिए हम जोड़ते हैं यहाँ पर ओन। इसमें जुड़ेगा आपका ओन जुड़ेगा। तो CO से हमें ओन जोड़ना है, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3, 3 बात आपका प्रोप, यहाँ लिख लेंगे प्रोप, और प्रोप में को हम जोड़ देंगे ओन। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। अगला आपको दे रखा है, अगला आईयूपीएसी ने दे रखा है CH3। अगला आईयूपीएसी नेम दे रखा है आपको CH3, CH2, CH2, फिर CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। फिर आपका CH2 आएगा, फिर आपका CH2 है, और फिर है आपका OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड लगाकर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर CH2, 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 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 6। और जो OH है उसको हम लास्ट में जोड़ लेंगे। OH क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह की तरफ से क्या करें, हम नंबर डालना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 कार्बन है तो 6 बात आपका हेक्स। अगर आपको आईयूपीएसी नेम बनाने नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको कार्बनिक रसायन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ जाकर इन आईयूपीएसी नेम को बनाना सीख सकते हैं। तो हेक्स और OH से हम जोड़ते हैं ओल, तो हेक्स 1 ओल। अगर हम इसको मिला के लिखें तो बन जाएगा आपका हेक्सेनोल, हेक्सेनोल 1 हो जाएगा। अगला आईयूपीएसी ने क्या रखा आपको, अगला आईयूपीएसी रखा है CH3, C, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH3 है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसा बन जाएगा, क्वेश्चन है CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर है आपका CH3। तो ट्रिपल बॉन्ड हम देखेंगे कहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4 पर आपका आता है ब्यूट, तो यहाँ लिख लेंगे ब्यूट। और 2 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख लेंगे ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, या इनको मिला के लिख देंगे तो ये आपका बन जाएगा ब्यूट, और आइन में को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, और यहाँ लिख देंगे 2। ये आ जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो इस प्रकार से आपको ये आईयूपीएसी नेम बनाने थे, और 4 नंबर के आपको आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए हमें लिखने हैं। यहाँ पर दे रखा आपको Cu2, यहाँ पर आपको दे रखा है Cu के ऊपर 2 प्लस के निशान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cu2+। जलीय का मतलब होता है AQ यानी कि एक्वा, प्लस Zn के आगे लिखा हुआ है ठोस, ठोस को हम लिख लेंगे सॉलिड यानी कि S, और यहाँ पर लिखा हुआ है CuS, और प्लस Zn के ऊपर लगा हुआ है 2+, और यहाँ लिख लेंगे AQ। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें ये छाड़ना है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक पदार्थ कौन से हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे Zn पर कोई भी पावर नहीं है, यहाँ पर Zn पर कितनी पावर है, 2, यानी कि Zn ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। अब जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे उसका होता है ऑक्सीकरण। Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, अतः Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसका होता है ऑक्सीकरण। Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। जब Zn का ऑक्सीकरण हुआ है तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपचायक पदार्थ। क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक पदार्थ है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, अतः Zn का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और जिसका ऑक्सीकरण होता है
वही कहलाता है आपका अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ का कौन सा है? Zn अपचायक पदार्थ है। अब देखो यहाँ पर Cu की घात कितनी है? 2। Cu पर यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर एक भी घात नहीं है, यानी घात घट रही है। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी कि प्राप्त किए। जब ग्रहण किए तो अतः ये क्या कहलाएगा आपका? Cu का क्या हुआ? Cu का हुआ अपचयन, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। Cu का अपचयन हुआ, और जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसका अपचयन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ। आपको थोड़ा यहाँ पर उल्टा लग रहा होगा कि यहाँ पर जब ऑक्सीकरण हुआ तो इसे हम अपचायक क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पर इसका अपचयन हो तो इसका ऑक्सीकारक। थोड़ा नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चों को कन्फ्यूज नहीं होना है। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, दान कौन कर रहा है? आपका Zn दान कर रहा है, तो Zn को बोल लेंगे हम अपचायक पदार्थ। Cu ने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है अपचयन। और जिसका अपचयन होता है, अपचयन किसका हुआ है? Cu का अपचयन हुआ है, तो Cu को बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में थोड़ा ठीक करके आंसर लिख देंगे, मैंने आपको केवल समझाया है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, कुछ अभिक्रिया दे रखी है, इन अभिक्रियाओं को हमें संतुलित करके दिखाना है। जैसे कि पहली अभिक्रिया आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमें लिखनी है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी को हम बोलते हैं पारा, मरकरी को बोलते हैं पारा। तो नंबर 1 पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा आपका HgO। HgO मरकरी ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो गर्म के लिए डेल्टा लगा लेते हैं, तो यहाँ पर मरकरी बनेगा, यानी कि पारा बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा? इसका हमें नाम भी लिखना है और इसको हमें संतुलित भी करके दिखाना है। तो मरकरी ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो पारा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब इनको हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर Hg कितने हैं? 1, 2, और यहाँ पर Hg कितना है? 1, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से इसको बराबर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 में रखा है आयरन। तो आयरन हो जाएगा आपका, इसे क्या रखा है? आयरन 3 ऑक्साइड। तो इसको इस तरह से लिखेंगे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा आपका Al। तो आगे आपका क्या बनेगा? तो आपका आगे बन जाएगा एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाएगा, अब प्लस बन जाएगा आपका Fe। अब इनको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो Al के 2 अणु हैं, यहाँ पर Al का क्या है? Al का 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो Al हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे आप Fe कितने हैं? 2, यहाँ पर Fe कितना है? 1, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से हम उसको संतुलित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को हम लिख लेंगे ZnCO3 प्लस जिंक ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका ZnO। जिंक कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं? एरो के बाद हमें लिखना है जिंक ऑक्साइड ZnO, और प्लस आगे क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो ये आपका क्या है? Zn जिंक कार्बोनेट को हमने क्या करा? जिंक ऑक्साइड बना, और प्लस आगे यहाँ पर क्या बनेगा? तो आगे यहाँ पर बन जाएगा आपका CO2। अब इसको देख लेते हैं क्या ये समीकरण बराबर है नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिंक का यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, O 3, 1 और 2 3, और C 1 है कंप्लीट, यानी कि क्या है? आपकी संतुलित है। अगली आपको दे रखा है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड के लिए हम लिखते हैं Cu2S प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड को लिखते हैं Cu2O। एरो के बाद आगे बताना हमें क्या बनेगा। तो जब हम कॉपर सल्फाइड की क्रिया कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड से, तो बनता है आपका कॉपर, Cu बन जाएगा, अब प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस समीकरण को संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर हम 6 से गुणा कर लेंगे, और ये जाएगी आपकी समीकरण बराबर हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण बराबर करनी थी। ये 4 नंबर के आपको क्वेश्चन दे रखे थे। अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन नहीं होते तो इसी के नीचे आपको दे रखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्वेश्चन ये भी आपके तीनों मोस्ट है। अगर आपसे ऊपर वाली अभिक्रियाएं नहीं होती तो आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन। अब यहाँ से आपका बायोलॉजी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास नंबर आता है बायोलॉजी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों पर संक्षेप में लिखना है। तो गर्भरोधक की यानी गर्भ को रोकने की आपकी 2 विधि होती है। एक होती है स्थायी विधि, एक होती है आपकी अस्थायी विधि। अस्थायी विधि के अंदर भी बहुत सारी विधि आती हैं। स्थायी विधि के अंदर आपको नसबंदी और नलबंदी देखने के लिए मिलती है। आगे क्या रखा है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखो मानव के अंदर आपको कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम 44 प्लस XY होगा तो आपको हो जाएगा आपका मेल, और 44 प्लस XX होगा तो हो जाएगा आपका फीमेल। तो कुल मिला के आपको मिल जाएंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 को अगर हम लिखेंगे जोड़े में तो बन जाएगा आपका 23 जोड़ी। 23 जोड़ी होते हैं आपके गुणसूत्र। इसको मैं आपको डायग्राम बना के भी समझा दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे आपको दे रखा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पोषी स्तर क्या होते हैं और साइटोकाइनिन क्या होता है। पोषी स्तर में आपका स्वपोषी विषमपोषी के अंतर्गत आ जाएगा। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन क्या कार्य करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे दे रखा है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का दे रखा है। अगर आपसे वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। देखो पादप के अंदर भोजन यानी खाद्य, भोजन का जो परिवहन करता है वो क्या करता है आपका फ्लोएम ऊतक, और जल का परिवहन करता है आपका जाइलम ऊतक। तो इस प्रकार से आपके जाइलम के और फ्लोएम पदार्थ के कार्य को यहाँ पर आपको लिखकर दिखाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यूपी बोर्ड प्री बोर्ड में, आप यूपी बोर्ड के अंदर का आपको जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपका जो साइंस का पेपर आया है, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और जिनका पेपर अभी होने वाला है वो इस पेपर से आपके प्री बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, और मेन बोर्ड की भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।